सैलरी ज़्यादा नहीं होता था उस टाइम पे, 17,000 रुपये मिलते थे। तो वो डाला, थोड़ा सा लोन लिया मैंने, 5.5 लाख का लोन भी लिया था। एजुकेशन लोन था ये? नहीं, पर्सनल लोन था, मार्केट में डालने के लिए। मार्केट में डालने के लिए लोन लिया? वाओ, फाइनेंस 101। अभी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा ये पॉडकास्ट यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम 2015 ये जो 5.5 लाख थे, वहां से इट्स नाउ अप टू 7.5 करोड़। Damn. The reason I'm saying this, ताकि लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि 10 years is actually enough for you to build income. At this point in time आपकी नेटवर्थ कितनी है? So all put together it's about 10 crores. वाओ, 10 करोड़। तो अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? Some 60-70 म्यूचुअल फंड्स होंगे। 60-70? अभी आपके कमेंट्स में आ जाएगा वो, ये तो मतलब कुछ नहीं आता है। बट द ट्रिक इज, आई नो वो मेरे 3x3 मैट्रिक्स में कहाँ है। जितने भी फंड्स थे जिसमें मेरे पास 10 साल का डेटा था वो उठाया, उसके बाद मैंने हर साल का रिटर्न्स मैप किया एंड देन सबको मैंने रैंक किया 1 2 3 4 ऑल द वे टिल 75। देयर वर 75 फंड्स। आई नोटिस कि वो जो Q1 थे ना, वो ज्यादातर अगले क्वार्टर में they will never be Q1. Most of the time they'll be Q3 and Q4. तो बेसिकली आज का क्लास टॉपर अगले साल बैक बेंचर हो सकता है एंड वी नीड टू बी ओके विद दैट। Now the question is क्यों ये हो रहा है? The only thing I could think of is, have you heard of the cigar butt investing? सिगरेट पीता है कोई आदमी और एक पफ बच गया सिगरेट का और उसने फेंक दिया उसको नीचे। Let's say someone comes in, takes that cigarette और वो एक लास्ट में कश मार लेता है, तो उसको फ्री में he's got a smoke. So basically it means you buy a company which is so cheap that there is no way that you'll not make some money out of it. Got it. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। People start chasing funds कि ओ ये अच्छा कर रहा है, let me buy this particular fund. Yeah. And उससे घटिया स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता। It doesn't work. True. पैसा फंड सेलेक्ट करने से नहीं बनता है, पैसा बनता है प्रॉपर पोर्टफोलियो सेलेक्ट करने। लेकिन आई रिमेंबर आपने एक वीडियो बनाया था ऑन द 2 फंड्स दैट यू वुड पिक एंड कीप देम फॉरएवर टाइप्स, उनका क्या? वो तो थंबनेल था अरुणिमा। ओ वाओ, आपकी थंबनेल तो बहुत ही फेमस है। हाँ, जिसने कुछ स्टडी किया था और उसमें एक लाइन एंड में कहीं पे लिखा हुआ था, मोमेंटम एंड वैल्यू आर वीकली कोरिलेटेड। व्हेन मोमेंटम अच्छा बढ़ रहा होता है तो वैल्यू शायद उतना अच्छा नहीं बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। बिकॉज द क्वेश्चन वाज ऑन क्रिएटिंग अ लाइफ टाइम पोर्टफोलियो, तो मुझे लगता है कि ऐसे 2 फंड्स हो तो इट्स ऑलवेज गुड, राइट? यूएस डेवलप्ड मार्केट्स में तो फैक्टर्स का लाइन है, इट्स कॉल्ड द फैक्टर जू और फैक्टर फैक्ट्री। हाँ, फैक्टर फैक्ट्री बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजर्स व्हेन दे कम एंड दे वांट टू इम्प्रेस यू बिकॉज यू हैव मनी विद यू, तो ये सब टर्म्स थ्रो करेंगे, जेनसन्स अल्फा, अर्निंग्स क्वालिटी। सो आई डोंट बॉदर विद मोस्ट ऑफ दिस स्टफ। कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर इसका तो बीटा बहुत ज्यादा है, इसका सॉर्टिनो रेशियो इतना है, शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। आई ऑलवेज आस्क दैट पर्सन, सर मैं भूल गया हूँ ये शार्प रेशियो क्या है। कुछ नंबर्स थ्रो करने से कोई फायदा नहीं है। आई थिंक सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आज इन्वेस्टिंग शुरू करनी होती एंड यू वांट टू क्रिएट अ रोड मैप टिल 10 CR, लेट्स से आपको 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, राइट? तो अभी आप क्या डिफरेंटली करते हैं? ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए प्लीज शेयर कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई एंड कैसी रही है। सो 2004 में मैंने शुरू किया था इन्वेस्टिंग एंड या इट्स 21 ईयर्स नाउ। मैंने भी फिर स्टॉक से ही शुरू किया। मार्केट्स काफ़ी अच्छे पोजीशन पे थे, तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर आपने पैसा डाला होता और आपने 30% ना कमाए हो। सो 2004, 5, 6, 7 को हम लोग हनीमून पीरियड बोलते हैं। सैलरी ज़्यादा नहीं होता था उस टाइम पे, इट वॉज 17,000 रुपये मिलते थे। तो वो डाला, थोड़ा सा लोन लिया मैंने, 5.5 लाख का लोन भी लिया था। एंड एजुकेशन लोन था ये? नहीं, पर्सनल लोन था, मार्केट में डालने के लिए। मार्केट में डालने के लिए लोन लिया? वाओ, फाइनेंस 101। अभी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा ये पॉडकास्ट यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। पैसे बनाने का जोश नहीं था। आई थिंक उस टाइम पे मेरा थोड़ा एकेडमिक जोश ज़्यादा था कि मैं जानना चाहता था कि क्या एक कंपनी को ठीक से वैल्यूएट किया जा सकता है, तो वहाँ से शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव दिस बट 2007 विच इज़ बेसिकली 5 साल काम करके मेरा पोर्टफोलियो कुछ 70-80 लाख तक पहुंच गया था। 70-80 lakhs तो विद इन 3 years of starting? हाँ, एट अ सैलरी ऑफ 17,000-18,000 रुपीज। हाउ फास्ट चीट कोड। अरे तो इजी था ना, मतलब कभी कभी होता है, एक सिचुएशन आता है कि आप एक डार्ट बोर्ड में सारे स्टॉक्स के नाम डालिए
और कुछ नहीं, अगर आपको जो पिक करना है बस एक डार्ट फेंकिए, जहाँ पे जाके गिरेगा वो उठा लीजिए। वो पीरियड था। रिसर्च। रिसर्च, उसको हम रिसर्च वैसे बोलते हैं लेकिन था नहीं। बट यू वोंट बिलीव अरुणिमा, देयर वाज अ स्टॉक मैंने लिया था उस टाइम पे, रेन कैल्सिंग, आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ द कंपनी। मैंने 10 रुपये में ख़रीदा एंड जब मैंने 1 साल 1 दिन के बाद बेचा, शायद 1000 रुपये में बेचा था। आई कांट इवन बिगिन टू कॉम्प्रिहेंड दिस, प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा। इट वाज 100x। या इट वाज अ कंप्लीट फ्लूक। ओके, और वो किस लिए बढ़ा था, बिकॉज थोड़ा सा कुछ न्यूज़ आ गया था कि रिलायंस यहाँ पे कुछ लैंड खरीदना चाहता है, और यू नो समथिंग लाइक दैट। दिस वाज वे बैक 2006, उसके आसपास बात कर रहा हूँ। तो वो एक मौका था, तो उसका फ़ायदा उठाया, तो 70-80 लाख के आसपास बन गया था। बट देन जैसे होता है ना, द हाउस ऑफ कार्ड्स ऑलवेज फॉल्स। तो मेरे भी पत्ते गिर गए एंड 2008 व्हेन द फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड, मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 65-70% डाउन था ओवरनाइट ओवरनाइट। गए। और प्रॉब्लम क्या था कि आई वॉजेंट इन इंडिया, आई हैड फाउंड अ जॉब इन थाईलैंड, आई वॉज इन बैंकॉक, एंड मुझे लगा था कि यार सब बढ़िया चला है तो चलता थोड़ा रहेगा। थोड़ा चिल मार लेता हाँ, हूँ। चिल मार लेता हूँ, क्या देखना। तो मैंने अपना ICICI डायरेक्ट अकाउंट कभी खोल के देखा ही नहीं। ओह गॉड, बिल्कुल ही डुलुलु इज अ सुलुलु वाला सीन। हाँ, सो फिर जब देखा तो मैंने देखा जो 70 था दैट इज़ डाउन टू प्रॉब्ली 20-25 lakhs और समथिंग। ऑब्वियसली आदमी अपसेट हो जाता है कि यार ये क्या हो गया करके। अपसेट इज एन अंडरस्टेटमेंट। हाँ, सो भाई मैं तो पागल ही हो जाती यहाँ पे। तो ये सब हुआ एंड मैंने 2011-12 के आसपास वो जो भी 25-30 लाख थे वो निकाल लिए, FD में डाला। द गैप देखिए आप, 2008 से लेके 2015 के बीच में आई वॉज नॉट इनटू इक्विटीज। एट ऑल, हाँ, बिल्कुल ही बिकॉज छोड़ दिया दैट था। कॉन्फिडेंस वाज गॉन। फिर 2014 में मोदी जी आ गए, 2015 में मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, तो 2015 से मैंने एक्चुअली चालू किया। सो जस्ट एज एन इंस्पिरेशन आई कैन टेल यू दिस, मेरा जो मार्च 2015 का जो NSDL का एक ईमेल आता है ना सबके पास, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 4 लाख और मे बी 5,20,000 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट, जिसमें से 4 लाख रुपए के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, mutual fund was some 45,000 rupees and stocks was some 75,000 rupees. ओह That's it. दैट्स इट। तो फ्रॉम 2015 ये जो 5.5 लाख या जो भी थे वहाँ से इट्स नाउ अप टू 7.5 crores. डैम। द रीज़न आई एम सेइंग दिस, ताकि लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि 10 years इज़ एक्चुअली इनफ फॉर यू टू बिल्ड इनकम। हाँ, कुछ फैक्टर्स आपके हित में जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास इनफ सेविंग्स होने चाहिए ताकि आप वो कैपिटल को डाल पाएँ, एंड कुछ सिंपल डिसीजंस अगर आप लेंगे तो काफ़ी हो सकता है। सो 2015 to 2025 इज़ बेसिकली मेरा वेल्थ बिल्डिंग जर्नी था। वाओ, तो ये आपका अक्यूमुलेशन फेज था बेसिकली, एंड आई गेस इट हेल्प्स टू हियर दिस ऐसे टाइप के एग्जांपल्स, बिकॉज फोमो में आके लोग फिर डाल देते हैं पैसे एंड तभी गलतियां करते हैं। अब किस पॉइंट पे आप बोलते कि यार बहुत महंगा हो गया मार्केट, 4 का 8 हो गया, आप बोलते कि बहुत महंगा हो गया, शायद बोलते 8 का 16 हो गया, फिर तो आप रो पड़ते अरे यार इतना महंगा हो गया। फिर 32 हो गया एंड नाउ इट्स डबल्ड इवन मोर। सो आई हैव सीन दैट जर्नी जहाँ पे द सेंसेक्स हैज गॉन अप बाय 20x। तो मैं ऐसा क्यों सोचूं कि और 20x नहीं जा सकता। आई थिंक ओवर टाइम थोड़ा सा प्रिंसिपल्स इंप्रूव हुए, तब मैंने जानने की कोशिश किया कि क्यों जाएगा, एंड देयर वाज अ सिंपल रीज़न अराउंड इट कि जैसे जैसे कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट भी बढ़ता रहता है। सो दीज आर सर्टन बेसिक थिंग्स जो मैं समझने लगा, and this helped me with my investing journey completely. अमेजिंग। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी नेटवर्थ कितनी है? इस टाइम पे 7.5 हो गया, which is mutual funds plus stocks put together, and then there is a piece of land where I don't stay, so this is an investment land which I have, so that would be some 1.4 के आसपास crores, and PPF मैंने अब तक निकाला नहीं है, तो वो भी काफ़ी हो गया होगा, वो 1.2 के आसपास होगा। सो ऑल पुट टुगेदर इट्स अबाउट 10 crores. दैट इज इनसेन। एंड अगर हम आपकी इनकम स्ट्रीम्स को ब्रेक डाउन करें तो वो कैसा दिखता है? सो मेरा जो एक्टिव इनकम चल रहा है दैट इज़ करंटली इन द विसिनिटी ऑफ 5.5 to 6 lakhs के बीच में। ओके। सब कुछ यूट्यूब से आता है, मैं कोई कोर्सेज नहीं करता, मैं कोई एक कम्युनिटी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मैंने बंद कर दिया, इट वाज बिट स्ट्रेसफुल फॉर मी, तो सिर्फ यूट्यूब करता हूँ। अब यूट्यूब में क्या है, 2 टाइप का इनकम होता है उसमें, एक होता है योर एडवर्टाइजिंग इनकम, तो अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया हुआ है तो आपके पास एड्स आते होंगे बीच में, अगर आप एक ऐड मेरा वीडियो में व्यू करते हो तो आप मेरे को 15 पैसा का इनकम देते हो, तो आई गेट अबाउट 8 लाख व्यूज़ एवरी मंथ, तो 7 to 8 लाख व्यूज़ एवरी मंथ, तो उससे मेरे को 1.25 लाख के आसपास एडसेंस से बन जाता है,
एंड मेरे 4 वीडियोस होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं एवरी मंथ, एंड ऑन एन एवरेज ब्रांड गिव्स मी अराउंड 1.2 lakhs पर वीडियो. तो 4.8 प्लस 1.2 अराउंड 6 lakhs. सो 5.5 to 6 lakhs मेरा भी करंट इनकम है. तो ये जो ब्रांड वीडियोस है जैसे आपको मिलते हैं उसमें सीजनैलिटी भी आती होगी इनकम की, तो आप रेगुलरली इन्वेस्ट कैसे कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट, या आपको पता है कि 4 वीडियो तो सेट है वो तो आने ही है? अभी तक उतना सीजनलिटी मैंने देखा नहीं है, अच्छा। बिकॉज शायद जो कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ वो बहुत लोग नहीं पोस्ट करते, सो ब्रांड्स लाइक टू अप्रोच मी मोर. तो वैसा कोई अभी तक इशू मैंने देखा नहीं है ऑफ सीजनलिटी. ज़्यादातर मैं ही मना करता हूँ. ओह वाओ। तो अगर मुझे वो ब्रांड थोड़ा सा मतलब नहीं जचता मेरे इसके साथ, इन्वेस्टिंग से ही आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. तो ये जो मैंने आपको ये जो 7.5 बताया, इट्स ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स इज नाउ अराउंड 6 crores आउट ऑफ द Okay. 7.4, एंड 1.4 अभी स्टॉक्स में है. बढ़ रहा है स्टॉक्स. इट्स ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस दैन माई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डेफिनेटली. स्टॉक्स अभी तो एक बहुत हाई नंबर पे है राइट नाउ. जो XIRR है दैट इज़ अराउंड 36-37%. हाँ वो शायद थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए विद टाइम. मैं यही Normalize पूछने पक्का वाली थी, आपके इक्विटी होल्डिंग्स का लाइफ टाइम XIRR क्या है? हाँ, लाइफ टाइम XIRR. अब उसमें रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड अगर मैं सब कुछ डाल दूँ, ओके, एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस राइट नाउ, आई थिंक इट बी अराउंड 20-21%. एंड ऑन म्यूचुअल फंड्स, द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मेरा जो लाइफ टाइम XIRR है दैट इज़ करंटली एट 16.8, 16.9%, विच आई थिंक इज़ ऑल्सो गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स आई हैव मेड. अगर वो 16%, 17% के बीच में आ रहा है तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट. मिस्टेक्स पे तो हम आएंगे ही, बट बिफोर दैट आपका पोर्टफोलियो इवॉल्व किस तरीके से हुआ है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू नाउ? अब वो कैसा दिखता है? हाँ, इट्स बिन अ गुड एवोल्यूशन. इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ कि आप यू कांट स्टार्ट द परफेक्ट वे इन एनीथिंग यू डू. यू प्ले अ स्पोर्ट, आपको पहले बैट कैसे पकड़ना है वो भी नहीं आता होगा, बट ओवर टाइम आप समझते हो चीज़ों को, राइट? प्रैक्टिस करते हो, समझते हो. सो द सेम थिंग हैपन्स विद इन्वेस्टिंग ऑल्सो. तो जब मैंने शुरू किया था, आई ऑब्वियसली थोड़ा डेट हैवी था. मैं डेट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा डालता था, इक्विटी थोड़ा थोड़ा डर डर के ही करता था, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. अगर जब मैंने स्टार्ट किया होगा, मे बी 85-80% ऑफ माई पोर्टफोलियो वुड बी डेट एंड ओनली 20% वॉज इक्विटी. ओह आज it is more like 55, 56, 57% is equity, about 40% is debt, and बाकी 3% गोल्ड होगा थोड़ा सा, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़. तो वो पूरा जो मूवमेंट है वो करना इतना आसान नहीं है, फ्रॉम 20% इक्विटी टू 57% इक्विटी, स्पेशली क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है. इट्स नॉट अ स्मॉल पोर्टफोलियो. तो अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? है तो काफ़ी, बिकॉज डेट है, हाइब्रिड है, कमोडिटीज़ है, इक्विटी भी है. सब मिला के सम 60-70 म्यूचुअल फंड्स होंगे. 60-70? हाँ, इस पुराने पाप है. ये तो बाजार लग गया है यहाँ पे तो. एक्चुअली अरुणिमा, आई वाज विद ET मनी. ओके. तो मेरे जो टेस्टर्स होते थे जब हम लोग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते थे, तो आके मुझे आके बोलते शंकर ये वाला ख़रीद लो. मैं ठीक है खरीद लेते हैं करके, तो वो खरीद लिया. अब वो बेचने का मन नहीं किया कभी भी मेरा. तो दैट्स देयर, बट आई एक्सप्लेन यू हाउ आई काइंड ऑफ लुक एट इट व्हेन वी कम टू दैट. लेकिन अभी के लिए इक्विटी, अब मैं डेट में अभी कुछ पैसा नहीं डालता हूँ. आई पुट ऑल माई मनी नाउ इन इक्विटी ओनली. एवरी पैसा गोज इन टू इक्विटी. और उसमें भी मेरे पास कुछ 9 या 10 SIPs है. 9-10 कोर SIPs और है SIPs है. इसमें? तो अगर आप मुझसे पूछ भी लेंगे कौन से फंड्स हैं, मुझे सिर्फ ये 10 याद आएंगे. ऑफ कोर्स 60 तो याद रखना तो बहुत ही मुश्किल मतलब होगा. उसमें बहुत अजीब अजीब फंड पड़े हुए हैं, बट मैं अभी निकालता नहीं हूँ. अब वो डेट में मैं निकालना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज डेट इतने पुराने हैं कि उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स पड़े हुए हैं. एंड इवेंचुअली आई थिंक क्लोजर टू रिटायरमेंट आपको इवेंचुअली वापस ही ग्लाइड करना पड़ेगा. हाँ, मतलब उसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो को व्यू करता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने अपने लिए बनाया है, एंड मे बी आई कैन आस्क अ क्वेश्चन टू यू इटसेल्फ. अभी आपने एक कॉन्सेप्ट ज़रूर सुना होगा, 100 माइनस एज करके. या ऑफ कोर्स वो सब फाइनेंशियल प्लानर सबसे पहले. आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए, हाँ, इट्स बिल्कुल. लिंक्ड टू योर एज. हाँ, सो इफ़ यू आर लेट्स से 40 years old फॉर एग्जांपल, देन 100 minus 40, तो 60% आपका इक्विटी में होना चाहिए, और बाकी 40% आपका इक्विटी के बाहर, तो डेट में डाल लो, गोल्ड में डाल लो, सेफ एसेट्स में डाल लो, वैसा होता है. अब ये ठीक है, अगर आपके पास समझ लो 2 crore रुपए है एज टोटल पोर्टफोलियो, तो आपने 1.2 crores डाल दिया इक्विटी के अंदर, और बाकी 80 लाख आपने नॉन इक्विटी में डाल दिया, विच सीम्स फाइन.
लेकिन समझ लीजिए आपके पास 2 करोड़ नहीं होते, आपके पास 200 करोड़ होते, तो क्या आप किसी को रेकमेंड कर दे कि यार इसमें से ना 80 करोड़ रुपए उठा के डेट में डाल दे? मे बी नॉट, या बिकॉज इट्स टू मच, या है ना। तो एक सेफ्टी कॉन्सेप्ट करके होता है कि आप डेट में उतना रखो जितना आपको एक कंफर्ट लेवल दे दे। जैसे मेरे लिए वो नंबर 2 करोड़ है, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए डेट के अंदर, गॉट इट। बिकॉज वो मेरा सेफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है मेरे लिए। तो उसके ऊपर का सारा पैसा फिर इक्विटी में इक्विटी में ही डलता है। बिकॉज 100 माइनस एज रूल बहुत आर्बिट्ररी है। इट्स अ It गुड is. स्टार्टिंग पॉइंट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, Correct. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट थोड़ा रिडंडेंट भी हो गया है। इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट जब कोई बहुत यंग होता है ना और वो बोलता है कि मैं सर कितना डालूं, तो अब किसी को समझाना पड़ेगा ना हाँ कि कि कितना। तेरी एज कितनी है, हाँ उतना माइनस कर लो, हाँ, बस उतना कर दो। काफ़ी है। तो ओके बाय। आई थिंक उसका यूटिलिटी रहता है 30-35 साल तक, उसके बाद वो चला जाता है बिकॉज आपका तब तक पोर्टफोलियो बड़ा होने लग जाता है, राइट। सो आई एम एट दैट एज, आई एम 45 नाउ, सो मेरे लिए उसका यूटिलिटी ज़ीरो है दिस 100 माइनस एज का। पहले ये सब नहीं पता था, सो दिस वन ऑफ द मिस्टेक्स, राइट। 100 माइनस एज के हिसाब से चलते थे तो डेट भी होता था, ये भी मतलब देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ कन्फ्यूजन इन माई हेड। ओवर टाइम वो कन्फ्यूजन काफ़ी कम होने लग गए। एक और कन्फ्यूजन होता है, कौन से म्यूचुअल फंड में डालूं। बिकॉज पहले तो वही चमकता है ELSS, क्योंकि टैक्स बचाना है, Correct. न्यू सैलरीड एम्प्लॉय, पता Correct. नहीं क्या करना होता है, तो वो ELSS में ही डाल देते बट हैं। अभी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल गुगली मार दी, हाँ गुगली मार दी। हाँ, वही। नाउ वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ये सब कितना रेलेवेंट है अभी और आगे जाके कितना रेलेवेंट होने वाला है ये सब चीज़ें, राइट। तो सब पहले ऐसे ही शुरू करते हैं, अगर ELSS नहीं तो चलो फ्लेक्सी कैप में डाल देते हैं। बट क्यों डालना चाहते हो फ्लेक्सी कैप में? अब सबका एक थ्योरेटिकल आंसर होता है कि यार इसमें फंड मैनेजर के पास एबिलिटी होता है टू मूव फ्रॉम लार्ज कैप टू स्मॉल कैप टू मिड कैप मार्केट के हिसाब से। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है आपका फंड मैनेजर, ये वाला जो फंड मैनेजर, ये मूव करता है कि नहीं? Like one of the most popular funds is in the flexi cap space is the PPFAS flexi हाँ cap. पराग पारिक। Yeah, correct. Now Parag Parikh flexi cap small cap में शायद बहुत कम जाता है। I mean bulk of it is in large caps. मेरे ख्याल से 70-75% उनके जो assets हैं वो large caps में हैं and maybe 25% mid cap में होगा, small cap में शायद ज़ीरो है। तो कहाँ गया फ्लेक्सिबिलिटी आपका? वही। तो जो हमारा वो थॉट प्रोसेस था कि हम लोग ऐसे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे कि वो मिड कैप में मूव करेगा, फिर वो देखेगा स्मॉल कैप सस्ता है तो स्मॉल कैप में चला जाएगा, वहाँ मेरे लिए बहुत पैसे बनाएगा। नो, दैट्स नॉट व्हाट हैज हैपेंड, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच आई अंडरस्टूड। हर एक फंड मैनेजर का एक प्रिडोमिनेंट स्टाइल होता है जो आपको समझना चाहिए। जब मैंने शुरू किया था HDFC, we used to have Prashant Jain, who was the fund manager there, CIO थे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, एंड उनका हमेशा वैल्यू अप्रोच होता था। यू नो ही इन्वेस्टेड इन PSUs एंड देन फॉर 2 years nothing happened, but post that you know it kind of flared up and he made a lot of money for his investors. राइट, आई गेस कोई भी स्ट्रैटेजी को प्ले आउट करने के लिए यू हैव टू गिव इट सम टाइम। नाउ गोइंग बैक टू अ पॉइंट जो आपने बताया था कि आई नो आपके पोर्टफोलियो में तो 60-70 फंड्स है, लेकिन अगर कोई न्यू इन्वेस्टर मार्केट एंटर कर रहा है तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखने चाहिए? आई थिंक आप 3-4 फंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इफ आई हैव टू गिव यू सम हिंट्स ऑन दैट आल्सो तो या प्लीज, मतलब हाँ, दैट वाज गोना बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 to 4 फंड्स अंडरस्टूड, तो वो कौन से 3-4 फंड है जो आप रेकमेंड करोगे? सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड, तो वो करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप प्रॉब्ली थोड़ा ऊपर आता है, सो दैट्स समथिंग वन कैन लुक एट। सेकेंड, आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप काइंड ऑफ अ फंड, बिकॉज जैसे मैंने बोला वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा लार्ज एंड मिड की तरफ ज़्यादा है, देर इज़ नथिंग ऑन द स्मॉल पर्टिकुलर पार्ट, तो एक डेडिकेटेड फंड फॉर स्मॉल कैप्स। Third fund I would put as a momentum fund, so I would probably put it into a Nifty 500 Momentum 50 fund, and last आप एक Nasdaq kind of a fund भी देख सकते हैं। ओके। इफ़ यू रियली लुक एट इट, मतलब देर इज़ ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा हवा में बोला, ये देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड ईच ऑफ दिस। मतलब एक एक अगर आप फंड का थ्योरी समझेंगे ना, यू विल सी हाउ डाइवर्सिफाइड थिंग्स आर बिकमिंग। सो फॉर एग्जाम्पल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, you get a nice large cap and a mid cap kind of setup there. ऊपर से जो CIO है उनके राजीव ठक्कर, वो ज़्यादातर ग्रोथ एंड वैल्यू
थोड़ा वैल्यू साइड में ज़्यादा देखते हैं, वो थोड़ा ब्लेंडेड होता है बट थोड़ा वैल्यू का आपको उसके अंदर झलक मिल जाता है. सो राइट दैट्स वन रीज़न. सेकेंड, मैंने मोमेंटम फंड्स के बारे में बोला था. मोमेंटम में वैल्यू कुछ भी नहीं होता है. मोमेंटम इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट तो आपको, कि मार्केट किस तरफ जा रहा है. हाँ, मार्केट किस तरफ जा रहा है. तो अगर रन अप हो रहा है ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स के अंदर, तो मोमेंटम में आप देखोगे यार 2-3 ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स आ गए हैं. सिमिलरली अगर हॉस्पिटल बढ़ रहा है उस टाइम पे, तो उसमें आप देखोगे कि हॉस्पिटल स्टॉक्स आर देयर. सो ग्रोथ जिस तरफ है, मोमेंटम उस तरफ खिंचता है. तो आपको वैल्यू मिल गया थोड़ा सा, आपको ग्रोथ मिल गया थोड़ा सा. अब प्रॉब्लम क्या है इन सब में, आपके पास ज़्यादातर लार्ज एंड मिड कैप्स है, आपके पास स्मॉल कैप नहीं है. तो आपने एक डेडिकेटेड फंड ले लिया स्मॉल कैप के लिए. So you can look at any actively managed fund also or index fund also for small caps. मे बी यू कैन एक्सप्लेन दिस थोड़ा विजुअली, मेरे को फुली समझ नहीं आ रहा है. अगर तो हमें, लैपटॉप खोलना पड़ेगा मुझे. लेट्स डू इट. अगर किसी को वैल्यू, मोमेंटम, ग्रोथ, इन्वेस्टिंग स्टाइल्स तीनों का एक्सपोजर चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं. मैं एक काइंड ऑफ अ ग्रिड फॉलो करता हूँ, उसको मैं अपना 3x3 ग्रिड बोलता हूँ. ओके. इट काइंड ऑफ कैप्चर्स ऑल दीज थिंग्स. कैन यू सी एन एक्सेल शीट अर्निमा? यस. ओके ग्रेट. ठीक है, तो पहले 3 बॉक्सेस बनाते हैं. एंड कॉन्सेप्ट ये होता है, जो एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है, तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स आप ध्यान रखिए. नंबर 1 इज़ कि एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए बिटवीन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी लुक एट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. जैसे आपने बोला ग्रोथ स्टाइल है, वैल्यू स्टाइल, मोमेंटम स्टाइल है. सो इट इज़ माई बिलीफ कि अगर आप थोड़ा ध्यान से अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है. ओके. सो हाउ डू वी डू दिस? तो एक तरफ हम अपने सारे जो साइज़ है, मार्केट कैप्स हैं, उसको कवर करेंगे. सो वी हैव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. तो ये अपना एक तरफ हो गया. एंड इस एक्सिस पे जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वील पुट इन ऑल आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. ओके. सो व्हाट डिड वी से? वी हैव द ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू, वैल्यू मोमेंटम. एंड मोमेंटम. इन बॉक्सेस के अंदर कुछ ना कुछ फंड को फिट करना है. राइट. है. सो लेट्स गो विद सम एग्जांपल्स दैट वी टुक. सबसे पहले हमने पराग पारिक का बोला था, तो कहाँ फिट करना चाहते हो बताओ. लार्ज कैप, वैल्यू. ओके, लेट्स पुट इट हियर. वो थोड़ा मिड कैप में भी आता है तो. हाँ, लेकिन हल्का सा आता है. हाँ. तो यू कैन थोड़ा सा आप लिबरल हो सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है, ठीक है. बट ठीक है, अगर इसको करना है तो दोनों में भी कर सकते हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, व्हाट एल्स? गिव मी सम मोमेंटम फंड दैट यू आर अवेयर ऑफ. मोतीलाल ओसवाल. हाँ, मोतीलाल ओसवाल के पास 2-3 टाइप के हैं. एक उनके पास है, एक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड होता है. राइट. This is where I first started investing. This was the first momentum index fund that got launched in India. Really? I think UTI लेके आया था way back in April of 2021 Wow. or Feb of 2021. I think I invested in April onwards and पिछले 4 साल में not bad. I think 18% हुआ है over this thing. So then mid and small, let me volunteer one. So there is a very long fund. It's called the Mirai Asset Nifty Mid Small 400 Momentum ओ भाई, काफी लंबा नाम है. Quality. अरे अभी तो आधा भर ही हुआ भर के डाल दिया है. है नाम 100 में. इंडेक्स फंड. ठीक है. तो नाउ तो आपने अपना मोमेंटम बॉक्स को पूरा कवर कर लिया. सो कंग्रेचुलेशंस. नाउ लेट्स गो इनटू ग्रोथ. Let's go. ग्रोथ, लेट मी वॉलंटियर समथिंग. ICICI Pru Blue Chip Fund. Correct? So HDFC Mid Cap. Okay, small cap you can take Nippon India Small Cap Fund. Value, वैल्यू. ये सबसे मुश्किल सवाल है वैसे. Yeah. वैल्यू में मिड कैप एंड स्मॉल कैप सोचना. सो देयर इज नो प्रोमिनेंट फंड लाइक दैट. तो आप एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं विच इज़ योर निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड. गॉट इट. जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, कौन सा फंड चूज करें, मैंने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया बोल के कि भाई ये 7-8 फंड है, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. बट ये तो हो गए इन टर्म्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ इन्वेस्टिंग. इसके बाद भी आई एम श्योर देयर आर सो मेनी अदर्स जो इस मैट्रिक्स में फिट हो जाएंगे. Correct. बट देयर आर अदर क्राइटेरिया व्हिच लीड यू टू सेलेक्ट दोज एंड नॉट सम अदर फंड ना. हाँ, we'll come to that also. There's not too much to think about. जितना लोग सोचते हैं कि अच्छा, ओके. स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हैं, आर स्क्वायर क्या है, ओवरलैप क्या है एंड ऑल दैट स्टफ, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. I'll share some data on that also. But let's finish this also. I mentioned large, mid and small cap.
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इसको डिफाइन करना कि आप कितना प्रपोर्शन लार्ज कैप में रखना चाहते हो, मिड कैप में रखना चाहते हो, स्मॉल कैप में रखना चाहते हो, एंड द सेम थिंग यू डू फॉर योर स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. ओके So for large cap, again, my comfort is at 50% in large cap, 25% in mid cap, and 25% in small cap. तो आधा पैसा मैं लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में डाल रहा हूँ, आधा पैसा मैं ग्रोइंग स्मॉलर कंपनीज में डाल रहा हूँ. एंड द सेम थिंग विथ योर स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज आई पुट 70% इन ग्रोथ, 15% in value, 15% in momentum. ये थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इवन फॉर लार्ज मिड एंड स्मॉल ऊपर नीचे हो सकता है. बट इवेंचुअली व्हाट आई हैव सीन अरुणिमा इज एवरीथिंग काउंटर बैलेंसेस विद ईच अदर. तो अगर मैं आज देखूंगा और एग्जैक्टली एक साल के बाद देखता हूँ ना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. आई एम टेलिंग यू, लास्ट 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ अभी. इट्स लाइक परफेक्ट. तो इसका एक और एडवांटेज होता है, मुझे रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हाँ मैं वही पूछने वाली थी, ये जो 17-15-15 है, करेक्ट. मतलब आप कितना इसे चेंज करते हो या इसको वैसे ही रहने देते हो? रेयरली. ओके रेयरली. एंड मेरे केस में मुझे रीबैलेंस क्यों नहीं करना पड़ता, बिकॉज मेरा इनकम तो हर महीना मेरे पास आ रहा है. दैट 5-6 lakhs विच कीप्स ऑन कमिंग, आई एम गेटिंग मनी, एक्सपेंसेस काट के भी काफ़ी बच जाता है. सो अगर मुझे रीबैलेंस ही करना है, इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग समथिंग एंड पुटिंग इट देयर, मैं वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको डाल देता हूँ. गॉट इट. 70% ग्रोथ में क्यों इतना क्या लगाव है? हाँ, उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे स्कीम्स होते हैं ग्रोथ स्कीम्स ही होते हैं. सो इफ़ यू ऑब्जर्व ऑल द स्कीम्स विच आर देयर इन इंडिया, वो जो 2000 स्कीम्स मैंने बोला था, उसमें से आपको 70-80-90% ग्रोथ ही ग्रोथ ही मिलेगा. मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स शुरू से ही समझते हैं कि हाँ हम तो वैल्यू इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट शुरू के value- बाद अपना ही नाम आएगा. क्योंकि किताबें वो वही वैसे मिलती है ना, होती हैं. मतलब सिक्योरिटी तभी एनालिसिस थोड़ा मिलता बायस भी है. होता है. हाँ, तो वो होता है. बट आई ऑल्सो स्टार्टेड द सेम वे. सो जब मैंने शुरू किया था तो मैं प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होता है सिगार बट इन्वेस्टिंग. यू हर्ड ऑफ द सिगार बट नहीं, इन्वेस्टिंग? ये क्या है? सिगार बट इन्वेस्टिंग का मतलब है वो सिगरेट पीता है कोई आदमी और एक पफ बच गया सिगरेट का और उसने फेंक दिया उसको नीचे. तो इट्स लाइक यू फाइंडिंग सच कंपनीज जो फ्री में आपको, अब I mean, it's a very bad example, but नहीं, let's say बोलो. someone comes in, takes that cigarette और वो एक लास्ट में कश मार लेता है. तो उसको फ्री में he's got a smoke, राइट. a single puff that person has got. So that is called cigar butt. So basically it means you buy a company which is so cheap, ओके. so ridiculously cheap that there is no way that you'll not make some money out of it. गॉट इट. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. So that is called cigar butt. तो लोग ऐसे ही शुरू करते हैं. मैंने भी ऐसे ही शुरू किया. I remember my first stock which I'd invested in, Padmalia Telefilms. It followed the same principle of cigar butt investing. कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिल ही जाएगा. मिला कुछ नहीं. I actually sold it off at a loss. But so that's what the evolution of an investor is. People start chasing funds. कि ओ ये अच्छा कर रहा है, let me chase this, let me buy this particular fund. Yeah. And उससे घटिया स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता. It doesn't work. ट्रू. ये इनमें से कुछ फंड्स तो हमने लिए एग्जाम्पल के तौर पर. हाँ जी. अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स डालने हैं पूरी लाइफ के लिए, Okay. उनको होल्ड ऑन करना है, तो वो कौन से फंड्स होंगे? I would never say कि you hold on to certain funds for life. I would say you hold on to a portfolio for life. इसमें क्या फ़र्क है? तो पैसा फंड सेलेक्ट करने से नहीं बनता है. पैसा बनता है प्रॉपर पोर्टफोलियो सेलेक्ट करने से. अब स्कीम्स में क्या होता है अरुणिमा, दैट हर स्कीम का एक अच्छा फेज आता है और उसी स्कीम का बुरा फेज भी आता है. तो आपको जिस तरह वो क्वेश्चन था फॉर लाइफ वाला, दैट इज लाइक सेइंग कि ये कंसिस्टेंटली अच्छा करता रहेगा. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर इट टू हैपन एंड फॉर यू टू और मी टू गेस कि 2000 फंड्स में से कौन सा वो एक फंड होगा या 4 फंड होंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, वो बहुत ही मुश्किल है. तो कभी एक फेज़ आएगा जहाँ पे 2-3 साल तक ग्रोथ अच्छा कर रहा है बट अगले 2 साल वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है. उस टाइम पे वैल्यू अच्छा कर रहा है या मोमेंटम अच्छा कर रहा है या लो वॉलेटिलिटी अच्छा कर रहा है या एनी अदर फैक्टर दैट्स देयर वो बेटर कर रहे हैं या इवन सेक्टोरल कुछ सेक्टर्स बेटर कर रहे हैं. जैसे PSUs might be doing better at that time, banking might be doing better at that time, IT can be. So एक स्कीम पे आप अपना वेल्थ को कभी टैग मत करिए. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, व्हाट आर 2 फंड्स जिससे यू कैन कवर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट रिटर्न्स? सो आई प्रेफर मल्टी कैप ओवर फ्लेक्सी कैप. तो जो आपने 3x3 ग्रेड भी देखा था, डिड यू नोटिस आई सेड 50% इन लार्ज कैप्स, 25 इन मिड एंड 25 इन स्मॉल. हाँ, दैट्स टिपिकली अ मल्टी कैप मल्टी फंड. कैप फंड. हाँ,
आई लाइक मल्टी कैप फंड्स द मोस्ट, मोस्टली 40 to 50% हमेशा निफ्टी 100 वाले फंड्स होते हैं, मतलब द लार्ज कैप फंड्स होते हैं इन अ मल्टी कैप फंड, तो मुझे वो स्टेबिलिटी देता है। करेक्ट। ओके, बाकी आपका मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आ गया, बट बिकॉज द फंड मैनेजर हैज़ टू बाय अ मिनिमम ऑफ 25% मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी, मेरा लॉजिकल सेंस ये बोलता है ही विल बाय द बेस्ट स्टॉक्स इनसाइड स्मॉल कैप्स करेक्ट। and the best stocks inside mid caps and the best stocks inside large cap. तो if I get the best in large, best in mid and best in small, तो शायद ये फंड अच्छा करे। गॉट तो वो मेरा फिर एक लॉजिक बन जाता है। लेकिन आई रिमेंबर आपने एक वीडियो बनाया था ऑन द 2 फंड्स दैट यू वुड पिक एंड कीप देम फॉरएवर टाइप्स, उनका क्या? वो तो थंबनेल था अरुणिमा। ओ तो वाओ, आपकी कंपनी तो बहुत ही फेमस है। हाँ, तो एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाने वाला था ऑन मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज समथिंग दैट आई लाइक एंड थोड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है कि जो चीज़ बढ़ रहा है वो और बढ़ेगा और जो चीज़ घट रहा है वो और घटेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार ऑलरेडी एक स्टॉक इतना बढ़ चुका है, वो आप क्यों उसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो ये सोच के कि वो और बढ़ेगा करके, हमारा माइंड ऐसा समझ नहीं पाता इन चीज़ों को। बट इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, 1990s 2000s में रिसर्च हुआ, एंड दिस एक्चुअली केम आउट टू बी ट्रू that momentum really works in the stock markets. And ये जो मैंने आपको, ये जो हमने लिखे थे अभी अपने 3x3 ग्रिड में, this Nifty 200 Momentum 30, it did very well. अभी एक काफ़ी अच्छा फॉल आया था पिछले 6-7 महीने के अंदर. In spite of that, it has done almost 20% returns over the last 10-15 years. ओके। इसका भी एक बाप है, एक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 करके भी है। ओके। दैट इज आई थिंक इवन 26-27% That's ओवर द लास्ट crazy. 10-15 ईयर्स। मैं जब मोमेंटम वाला वो वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, कहीं एक पीडीएफ के अंदर एक किसी ने कुछ स्टडी किया था और उसमें एक लाइन एंड में कहीं पे लिखा हुआ था, एक पैराग्राफ के बीच में एंड में लाइन लिखा हुआ था, मोमेंटम एंड वैल्यू आर वीकली कोरिलेटेड, कि मोमेंटम इज ऑल्सो एन इक्विटी फंड, वैल्यू इज ऑल्सो एन इक्विटी फंड, how can two equity styles be weakly correlated? तो weakly correlated means that when momentum अच्छा बढ़ रहा होता है तो value शायद उतना अच्छा नहीं बढ़ता है, and vice versa. तो अगर momentum double हो गया, value शायद double ना हुआ हो, it might have increased by let's say only 20-30%. ओके। तो पॉजिटिव वीक कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे? नेगेटिव नहीं है, एंड इसका ऑब्वियसली एडवांटेज ये है दैट इफ़ यू हैव बोथ दीज फंड्स टुगेदर देन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद ईच अदर। तो आपका जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है या एक अच्छे पोजीशन पे आ जाता है। बिकॉज द क्वेश्चन वाज ऑन क्रिएटिंग अ लाइफ टाइम पोर्टफोलियो, तो मुझे लगता है कि ऐसे दो फंड्स हों तो इट्स ऑलवेज गुड राइट, दैट वन इज ऑलवेज वर्किंग टू योर एडवांटेज इवन इफ द अदर इज नॉट एबल टू डू दैट। ओके, तो वो कौन से 2 फंड्स थे और उनके रिटर्न्स क्या थे उस टाइम पे? जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो वैल्यू मैंने जो यूज़ किया था, मैंने निफ्टी 500 वैल्यू 50 यूज़ किया था, एंड उसने ओवर द लास्ट 15 years इट हैड डन अराउंड 16% एंड मैंने मोमेंटम के लिए निफ्टी 500 मोमेंटम 50 यूज़ किया था, एंड दैट थिंग हैड डन अबाउट 20% ओके। Actually, SIP basis पे थोड़ा it was even better actually. So 10-year SIP, I remember the value fund, the index fund which I told you, it had done 21.1%. The momentum fund had done on an SIP basis last 10 years 20.2%. So on a blended basis, it's 20.6% over the last 10 years. द फैक्ट दैट आपको अभी तक डेसिमल लेवल पर हाँ, वो नंबर्स वीडियो याद बनाते है। हैं तो फिर याद रह जाता है। एंड दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो अरुणिमा। आई पुट इन 15,000 rupees in that value fund which I told you, the Nifty 500 value 50, and I put around 25,000 rupees in the momentum fund. ओके। तो मैं खुद वो एक्सपेरिमेंट रन करके देख रहा हूँ। मैंने 50-50 नहीं किया, आई हैव डन मोर लाइक 2/3 1/3 काइंड ऑफ अ स्प्लिट बिटवीन मोमेंटम एंड वैल्यू। एक और चीज़ है, मतलब आई कीप माई फंड्स फॉर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग? लाइक रियली लॉन्ग, मतलब हटाता नहीं हूँ मैं अपने फंड्स को। हाँ, सो क्लियरली दैट्स व्हाई यू हैव 60-70 आ गए तभी, मेक सेंस नाउ। तो आई डोंट मूव इट। तो अगेन लेट्स गो बैक टू दैट 60-70 फंड्स है मेरे पास, ठीक है। अभी आपके कमेंट्स में आ जाएगा वो ये तो मतलब कुछ नहीं आता है इसको, दिस थिंग, बट द ट्रिक इज 60-70 फंड्स हैं, बट आई नो वो मेरे 3x3 मैट्रिक्स में कहाँ है। राइट, तो वो भी एक लार्जर स्ट्रैटेजी में Exactly. वर्कआउट हो रहे हैं। The scheme is a smaller part of my strategy. It's a subset. मेरे जो सबसे ऊपर टॉप पे मेरा पोर्टफोलियो है, उसके बाद मेरा स्कीम आता है। राइट। आई डोंट वांट टू रिवर्स दिस। फ्लेक्सी कैप में भी
if you take all the flexi cap schemes that you have or flexi cap multi cap, इन सबको एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसमें से जो टॉप 10 schemes है अगर आप उसको पिक करते हैं ना, you'll be surprised with the results. Oh, The okay. first one, let's say that has done really well, ठीक है, one out of all the schemes has done really well. Let's say it's done 20% return पिछले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, that's fine. उसके बाद जो रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Okay. अगले 9 जो हैं, मैंने उसका जो रिटर्न्स जब चेक किया, इट वॉज बिटवीन अ स्मॉल बैंड ऑफ 16 and 18%. I see. So ज़्यादा वेरिएशन नहीं था. और सबका स्टाइल्स अलग, कोई वैल्यू ज़्यादा करता है, कोई ग्रोथ ज़्यादा करता है, बट इवेंचुअली व्हाट आई नोटिस्ड इज दैट आप रैंक जो टॉप 10 लेंगे ना, शायद एक बहुत अच्छा करे, लेकिन बाकी 9 वही 1-2% के बीच में ही होंगे. एंड बिलीव मी, 1-2% के लिए यू नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ कितना ही माथा रैक योर फोड़ेंगे. ब्रेन. हाँ, मतलब Right. इतना माथा फोड़ने का कोई वो नहीं Sense नहीं बनता. है. सो दिस व्हाट द डेटा सेज. आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं. आप मनी कंट्रोल में जाइए एंड वहाँ पे लिस्ट ऑफ फंड्स दे देता है वो आपको, आप खुद चेक कर लीजिए. एंड यहाँ पे तो हमने ग्रोथ वैल्यू मोमेंटम की तो बात कर ली. ऐसे और कौन से अप्रोचेस है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, अप्रोचेस मीन्स या फैक्टर्स जैसे मैंने सुना है लो वॉलेटिलिटी करके कुछ होता है. हाँ, मतलब अलग फैक्टर्स हैं डेफिनेटली. सो अल्फा फैक्टर है विच इज़ योर जेनसेंस अल्फा, देयर इज लो वॉलेटिलिटी है, अर्निंग्स क्वालिटी होता है. अर्निंग्स क्वालिटी. हाँ, अर्निंग्स Okay. क्वालिटी. अर्निंग्स क्वालिटी इज बेसिकली योर growth in your EPS and all that stuff, the fundamentals basically. तो वो सब US डेवलप मार्केट्स में तो फैक्टर्स का लाइन है. मतलब इट्स एक वर्ड है, आप चेक करना गूगल पे, इट्स कॉल्ड द फैक्टर जू. फैक्टर जू हाँ, और तो फैक्टर फैक्ट्री. हाँ, फैक्टर फैक्ट्री बोल सकते हैं एग्जैक्टली. हाँ, सो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजर्स व्हेन दे कम एंड दे वांट टू इम्प्रेस यू बिकॉज यू हैव मनी विथ यू, तो ये सब टर्म्स थ्रो करेंगे. जेनसेंस अल्फा, अर्निंग्स क्वालिटी. सो आई डोंट बॉदर विद मोस्ट ऑफ दिस स्टफ. कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर इसका तो बीटा बहुत ज़्यादा है, इसका सॉर्टिनो रेशियो इतना है, शार्प शार्प रेशियो. रेशियो, रिस्क एडजस्टेड So रिटर्न्स. I always ask that person, सर मैं भूल गया हूँ ये शार्प रेशियो क्या है, and you know that's where the discussion ends. मतलब उसका नहीं पता. So you know just कुछ numbers थ्रो करने से कोई फ़ायदा नहीं है. I think सबसे पहले आपका strategy सबसे ज़्यादा important होता है, उसके बाद everything else follows after that. And मैं अपना investing काफ़ी broad रखता हूँ. I don't go into the nitty gritty of जैसे ये जो statistics की हमने बात की थी वो सब मैं बिल्कुल नहीं देखता. Very happy with the results. Almost 17% in 10 plus years of investing. Exactly, more than that. 45,000 rupees to 7.5 CR. Yeah. That's amazing. It was not a straight through calculation. I had one piece of land which I had sold. So obviously that gave 1.5 ka kicker. And then obviously the most important thing was the income coming in. तो क्योंकि इनकम हर महीने आ ही रहा था, मेरा सेविंग्स रेट थोड़ा हाई था बिकॉज टिल 2015 आई वाज इन मुंबई Okay. एंड देन आई केम बैक होम इन दिल्ली. सो मुंबई में क्या ही सेविंग्स हो पाएगी, रेंट में मोस्ट ऑफ द मेरा मनी गोस. 25% तो मेरा रेंट में चला जाता था. Exactly. लाइफ में एक ट्रिगर आता है व्हेन यू फील दैट अरे नहीं यार पैसा इंपॉर्टेंट है एंड यू नो वी हैव टू बिल्ड वेल्थ. तो आई थिंक दैट मुंबई असाइनमेंट ऑफ माइंड वाज द ट्रिगर. क्योंकि जब मैंने देखा कि 25% मेरे को रेंट में देना पड़ रहा है, देन आई वाज लाइक यार आई बेटर गेट सीरियस अबाउट दिस. Yeah. द सेकेंड थिंग जो अगेन एक आप ट्रिगर बोल सकते हो मेरे लिए, मेरा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, आई हैड मतलब ऑब्वियसली माई फादर हैड गॉट इट स्टार्टेड फॉर मी. सो मैं 2002 से कंसिस्टेंटली पैसा डाल रहा था उसमें. उस टाइम पे हम सिर्फ 70,000 वॉज द मैक्सिमम. अभी जो 1.5 lakhs है उस टाइम पे इट वॉज 70,000. तो 2015 में जो वो टैक्स फाइलिंग के लिए मैंने माई मॉम सेंट मी द पासबुक एंट्री. तो मैंने जब पासबुक एंट्री खोल के देखा, आई नोटिस कि उस साल में जो मेरे को इंटरेस्ट मिला था ऑन PPF वॉज 1.7 lakhs फॉर द ईयर. तो कितना मैं मैक्सिमम डाल सकता हूँ एक साल में? 1.5 लाख. Yeah. लेकिन मेरे को 1.70 का मेरे को इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट मिल था. रहा था. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. अरे यार मतलब कंपाउंडिंग हैज़ इट्स बेनिफिट्स. Got it. Now हमने आपके पोर्टफोलियो का A to Z तो समझ लिया है एंड हमने समझा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बेसिक्स. अब आते हैं आज के टॉपिक पे विच इज़ वाई यू डोंट नीड द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. तो इसके लिए मैं आपको 2 केसेस देती हूँ. 2 इन्वेस्टर्स हैं. एक है रमेश इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उन्हीं फंड्स पे बैठते रहते हैं. सेकंड केस है सुरेश, जो देखता है कि हॉटेस्ट फंड क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे, राइट. एंड देन जैसे कोई और फंड पॉपुलर होता है तो वो पिछले फंड से पैसे निकाल के नए फंड में डाल देता है. आफ्टर 20 years ऑफ दिस,
आपको क्या लगता है कौन बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है? वो पहले वाले का नाम क्या था? रमेश हाँ वो रमेश सुरेश जो भी था वो 5 पहले स्टार वाला वाले बेटर है। हाँ पहला वाला पहला वाला क्यों? बेटर है। आई डिड दिस एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है, मैंने बोला चलो मैं बनता हूँ जो भी है, रमेश सुरेश जो भी है, तो मैं भी बना। एंड प्रैक्टिकली नहीं, मैंने थोड़ा सिमुलेशन किया था। तो उस टाइम आई वेंट टू मनी कंट्रोल एंड मैंने ELSS, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप्स, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इसमें से जितने भी फंड्स थे जिसमें मेरे पास 10 साल का डेटा था वो उठाया। उसके बाद मैंने हर साल का रिटर्न्स मैप किया एंड देन सबको मैंने रैंक किया 1 2 3 4 ऑल द वे टिल 75। देयर वर 75 फंड्स। ठीक है ठीक है, फिर मैंने जो भी रैंक आया उसको मैंने कैटेगराइज किया एज वो कौन से क्वार्टाइल में बैठता है। तो क्वार्टाइल 1 इज ऑब्वियसली योर टॉप हाईएस्ट 25, वाले जो होते हैं। हाँ टॉप 25%। देन सेकेंड क्वार्टाइल इज 25 to 50%, फिर 50 to 75 थर्ड क्वार्टाइल, एंड लास्ट वाले आपके क्वार्टाइल 4। नाउ दिस इज द फन पार्ट। Now the problem with Suresh is when I looked at this data as a Suresh from a Suresh perspective, I noticed कि वो जो Q1 थे ना वो ज़्यादातर अगले क्वार्टर में they will never be Q1. Most of the time they'll be Q3 and Q4. वेरी Most of the time. इंटरेस्टिंग ओके एंड मैंने ये पैटर्न इतने सारे फंड्स का देखा, कुछ तो फंड्स 10-10 साल में Q1 में पहुंचे ही नहीं है। तो जो Q1 कभी भी पहुंचे थे उनका मैंने जब देखा, दे मस्ट बी आई थिंक अराउंड 23 एंट्रीज। ठीक है, Q1 और उसके बाद 0। जो अगले साल में भी Q1 में थे 0। जीरो। तो बेसिकली आज का क्लास टॉपर कल अगले तो साल बैक बेंचर हाँ हो बैक सकता बेंचर है हो सकता एंड है, वी नीड बिल्कुल। टू बी ओके विद दैट। वी हैव टू बी ओके विद दैट। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों ये हो रहा है? द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ इज कि अच्छा कर गया फंड्स तो वो Q1 पहुंच गया, उसका जो परफॉर्मेंस था फॉर अ पर्टिकुलर ईयर तो ओवर वैल्यूएशन जोन में चला गया। अब मार्केट ने तो थोड़ा सा करेक्ट होना ही है 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो जब वो करेक्ट हुआ, ये बंदा उस मोमेंटम को कभी नहीं मेंटेन कर पाया और उसके जो फंड्स थे वो ड्रॉप कर गए एज कम्पेयर टू समवन एल्स हु वाज प्रॉब्ली अ Q4 और अ Q3। वो Q2 पहुंच गया या Q1 पहुंच गया, समथिंग लाइक दैट। तो जो ऊपर नीचे वाला जो मैं बोलता हूँ ना, वो हर फंड के साथ होता है। सुरेश मेड अ मिस्टेक बेसिकली कि वो चेस कर रहा था आपके हॉटेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स, जो इज़ अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ क्वांट स्मॉल कैप फंड जो 2023 में टॉप परफॉर्मर था हाँ हाँ एंड देन अगले साल आई मीन सब्सीक्वेंट ईयर्स में अंडर परफॉर्म करने लगा। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है जिनके पैसे ऐसे ही अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में शायद अटके हैं? इट्स वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, बट एक सजेशन मैं दे सकता हूँ दैट अभी मैंने बोला ना हर स्ट्रैटेजी का एक अच्छा टाइम आता है और एक बुरा टाइम आता है, बट विद इन अ स्ट्रैटेजी अगर वो फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है देन प्रॉब्ली यू कैन मूव आउट ऑफ इट। बट हाउ डू वी गेज कि एक टेम्पररी फेज है या फिर एक वो बहुत मुश्किल फंडामेंटल है, प्रॉब्लम है? बहुत मुश्किल है। उसके क्या हिंट्स है? मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट व्हेन आई बाय अ फंड आई जस्ट बाय द फंड। अगर वो ठीक लग रहा है उसका स्ट्रैटेजी तो अच्छा लगता है। एंड ऐसा नहीं कि मैं मतलब खरीद के सो जाता हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर फिलोसफी इज़ वर्किंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फंड वॉज लाइक द टॉक ऑफ द टाउन 2017 में, 18 में और 19 में। ठीक है, क्यों? बिकॉज उस टाइम पे ग्रोथ का काफ़ी बोलबाला था। सो एवरीवन वाज रनिंग बिहाइंड ग्रोथ एंड एक्सिस का एक स्ट्रैटेजी था इंडिया में सिर्फ 300 कंपनी है जो इन्वेस्टेबल है, तो वो जो सेलेक्ट करते थे ना वो 300 कंपनी में से ही इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, अब उस टाइम पे ग्रोथ चल रहा था, सब अच्छा चला। फिर 2020 के बाद अगर आप एक्सिस का परफॉर्मेंस देखो काफ़ी डाउन है। नाउ इट्स स्लोली कमिंग बैक। ओके, द रीज़न वाई इट्स कमिंग बैक इज़ बिकॉज उनका जो CIO, जो उनके अभी जो CIO है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि earlier they used to have only 300 companies in their universe, but now they have added more companies into the universe. ओह तो उन्होंने एक पूरा अपना ओवरहॉल किया अपना मेथोडोलॉजी का कि अच्छा हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, व्हाट आर द न्यू सेक्टर्स विच हैव नाउ कम इन, जिसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप नोटिस करेंगे ईयर 2000 तक कोई डिफेंस के बारे में बात ही नहीं करता था। आज हर बंदा डिफेंस के बारे में बात कर रहा है, हमने ब्रह्मोस बना दिया, ये बना दिया, हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स in 2021, and this data you won't believe this, Arunima, the entire company was worth 6,000 crores. You know how much is it right now? It's definitely more than 80,000 crores. Where it becomes amazingly insane is the cash inside the company in 2021 was 11,000 crores. तो think of it like normal people like you and me. अगर मेरे पास 6,000 करोड़ होते
तो मैं जाके वो पूरा कंपनी खरीद लेता. Yeah. Next day, I would have gone to the bank and I would have cut a check in my name for 11,000 crores. And I could have made 5,000 crores. So defense was not a theme we used to talk about in the year, any time before 2020. Now it's like one of the hottest themes. So क्या हो रहा है? Maybe Axis has thought of these things. कि अरे यार, we were not looking at that. We were not looking at, companies which are, into all this construction activities and all that stuff, right? This was not a predominant theme. Correct. अब है. तो अब ये लोग उसकी तरफ ने ज़्यादा कंपनीज को रिसर्च करना शुरू कर दिया. तो पॉइंट ये हो गया कि जहाँ पे पहले 300 होता था, अब अगर 450 कंपनी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से पिक कर रहे हैं, द चांसेस ऑफ फाइंडिंग बेटर कंपनीज इम्प्रूव्स. आई नो इट्स नॉट easy from a regular person point of रेगुलर view. पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम काफ़ी आ जाता हाँ, है. वो आ जाता है. बिकॉज अगर आप हॉटेस्ट फंड्स बार बार ढूंढ रहे हो, यू आर लेटिंग गो ऑफ सम अमाउंट ऑफ एक्टिव इनकम. Correct. राइट. अगर आपको शायद 3-4% का डेल्टा भी मिल जाए, लेकिन यू आर लेटिंग गो ऑफ लेट्स से 10% ऑफ एक्टिव इनकम उस चक्कर में. Which is why I say, please make a structure for yourself. एक ग्रिड बनाओ जैसे मैंने बनाया अपने लिए, and please be loyal to that grid. अगर हम टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें, उनके फीस एंड हाई टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए, व्हाट आर थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड? I just have 2-3 points around this. Number one, your fees should be on the lower end, not the lowest fees, but जो एवरेज फीस होता है ना, जो उस कैटेगरी ऑफ फंड्स में होता है, अगर कोई एवरेज ले रहा है स्कीम, वो पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो या उससे कम ले रहा है, इट्स ओके विद मी. ऑल्सो आई डोंट वांट टू पे मोर देन 1%. Just to put just to put a number around it, I don't like paying more than 1%. AUM is also a bit important sometimes. I'm okay with if the AUM is very high, it's okay. If it's very low, then I have a problem. Because when it's low na, you get into a situation where you're not able to buy the stocks enough, so all those things happen. Yeah. The only thing you can control, Arunima, is your allocation of funds, जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि लार्ज में कितना रखना है, मिड में, स्मॉल में, वैल्यू में, ग्रोथ में और मोमेंटम में, वो आपके कंट्रोल में है. बाकी उसके अंदर क्या स्टॉक्स चुने जा रहे हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है. Another thing that people often ask me, इंडेक्स लूं कि एक्टिव लूं, एज इफ there's a war going on between the two of them. वो तो अलग दोनों ही में से जंग एक चुनना छिड़ी है, है. एक ये एंड एक रेंट वर्सेस बाय. हाँ, exactly. So at least for this I can tell you that pick the best for you. You don't have to be कि मैं यही लूँगा. Pick the best. हमारे इसमें we have Nifty 500 Value 50 Index. So let me just shade it for you. ये आपका इंडेक्स हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया. इसमें बेस्ट इज इंडेक्स एट द मोमेंट, एंड मोमेंटम में ज़्यादा एक्टिव फंड्स है नहीं एट द मोमेंट. यू हैव आई थिंक सैमको का एक है, एक क्वांट का है, एक शायद मोतीलाल या एक्सिस का है. दैट्स इट. बट विथ इंडेक्स आपके पास पिछले 15 साल का परफॉर्मेंस अवेलेबल है. हालांकि कोई फंड नहीं लॉन्च हुआ था, लेकिन द इंडेक्स हैज़ बीन अलाइव फॉर द लास्ट 15 ईयर्स ना. 2005 से डेटा है आपके पास, सो यू नो हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड. सो आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग द इंडेक्स फंड फॉर मोमेंटम and a little bit for value also. But when it comes to growth, I'm a little more comfortable using an actively managed fund. Now we've understood कि ठीक है, we don't need the hottest or the top performing fund. अब बात करते हैं on some smart tips for investors. My question is कि CAGR and rolling returns में क्या फ़र्क है, and ये दोनों data points को हम अपने decision making में कैसे use कर सकते हैं? It's a very relevant question. I mean, one of the comments in my videos. So someone said कि यार ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो 30% रिटर्न्स दिया है पिछले 5 साल में. तो दैट इज़ बेटर देन एनी अदर स्ट्रैटेजी दैट यू आर टेलिंग. आई हैड टू ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली आंसर दैट. तो मैंने बोला, सी यू आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम जुलाई ऑफ 2020 टिल जुलाई ऑफ 2025. अब जुलाई 2020 आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम लोग डीप इनटू कोविड थे एट दैट टाइम. यानी कि वो जो बेस था उस टाइम पे हमारा, इट वाज वेरी लो. तभी all values would be inflated. Exactly. 2 साल पीछे ले लो. Instead of 5 year, look at a 7-year window. So the 7-year window was 17%. Right. So what was 30% was actually 17%. If you take a 10-year window, it was I think again 17 or 18%. Now CAGR is this only. So CAGR आपको from one point to the other point आपको returns बताता है. नाउ प्रॉब्लम जो मैंने आपको जैसे स्मॉल कैप का बताया, ये कैगर का प्रॉब्लम है. इट डिपेंड्स ऑन आपने किस दिन उस नंबर को उठाया. रोलिंग रिटर्न्स बोलता है कि नहीं, ठीक है, विंडो आप 5 साल का रख सकते हो, बट मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखूंगा. आई विल नॉट लुक एट इट फ्रॉम जुलाई 2020 टिल जुलाई 2025. मैं इस 5-year विंडो को
एक लंबे अरसे से देखूंगा. सो फॉर एग्जांपल मैं जुलाई 15 से लेके जुलाई 20 के बीच में क्या रिटर्न था वो भी देखूंगा. जुलाई 2016 से लेके जुलाई 2021 तक क्या था वो भी देखूंगा. राइट. 17 to 22, 18 to 23. सो ऐसे करके मैं एक टाइम सीरीज बनाऊंगा. दिस साउंड्स लाइक मूविंग एवरेज. इट इज़ लाइक मूविंग एवरेजेस ओनली, करेक्ट. हाँ. बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको मेंटली क्या एक्सपेक्ट करना है फ्रॉम दैट फंड ओवर द लॉन्ग टर्म, आपको इससे बेटर पता लगता है. जैसे यही जो जेंटलमैन है जिन्होंने मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाला किया था, अगर उन्होंने रोलिंग रिटर्न किया होता, ही वुड हैव फाउंड अ वेरी डिफरेंट आंसर टू व्हाट ही इज रेफरिंग टू. करेक्ट. डू यू वांट टू सी दिस? या I'll प्लीज. show you. Okay, so there's this very nice website. It's called advisorcoach.com. Have you ever tried it? नहीं, Okay. पहली बार देख रही हूँ मैं. I just love this site. Okay, I'm on MF Research now. I'm going to benchmark returns. Nifty Mid Cap 150 TRI. या. Yeah, that's the index. इसको अपन लमसम करते हैं. Okay. Now this will give you the CAGR. So वही करते हैं जो उस जेंटलमैन ने मुझे बोला था. So let's look at it from 2020 July and whatever 9th of July, right? Yeah, correct. This is 9th of July 2020 until 9th of July 2025, 25. correct? Let me submit this. Can you see the CAGR returns? It's 31.19. 19. Yeah, that's obviously pretty high, correct? करेक्ट. Now I'm going on the left sidebar once again. Can you see benchmark rolling return here? हाँ. Let me tap on this. We'll do the same thing. Okay, and I'm going to try a 5-year rolling return. So it's going to look at starting from 1st of April 2005. हर 5 ईयर हर 5 ईयर की विंडो में segments देखने में. वाला है. ठीक है. अब इसको कैसे पढ़े? You just have to go a little more down. And can you see this here? So this tells you what has been the average, which is 15.96%. 15.5 has been the median, maximum, minimum. Return distribution is also there. कि what is the probability कि आपका कितना रिटर्न बन सकता है. So what it is saying is that अगर आपको 15% से ज़्यादा बनाना है, there is a 20 plus 32. There is a 52% probability कि एक 5 साल के विंडो में the Nifty Mid Cap 150 TRI, the index would give you more than 15% returns. There is more than a 50% probability of that. तो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है. हाँ, मतलब दिस इज़ वेरी गुड एनालिसिस. आपका एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग बन जाता है. इवन इफ यू डोंट वांट टू लुक एट दिस, इट्स फाइन. डेफिनेटली लुक एट द एवरेज. दैट अगर मैं डालूंगा, देयर इज़ अ फेयर चांस दैट आई माइट मेक अराउंड 16% फ्रॉम द मिड कैप इंडेक्स ओवर अ 5-year विंडो. ये ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देता है. ये आपको बेटर पिक्चर देता है, करेक्ट. थोड़ा एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी हाँ, हो जाता है, नहीं तो हाँ, एक्सपेक्टेशन एंड हाँ. रियलिटी. बिकॉज मैं तो इसको उल्टा भी कर सकता था. हाँ. I could have chosen some weird period, let's say July 2015 से लेके अगर मैं July 2020 ले लेता, I might have not made anything, na? Let's try it also. Just, 2015, July 9th. Yeah. See, 7%. 7.11. राइट. तो फिर मैं रो रहा होता, अरे तो एफडी से भी कम मिलता है and all मुझे that तो stuff. 30% बोला था. हाँ, 30% बोला था. So see, it's the time at which you are looking at this particular information. So rolling return analysis is a lot better than looking at pure CAGR. कैगो. ओके. नाउ आई रिमेंबर इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च करते समय आपने बात की थी कि अर्लियर दिस ईयर ओनली आपने काफ़ी ड्रॉ डाउन फेस किया था बिकॉज ऑफ द मार्केट Correct. वॉलिटिलिटी. Yes. व्हाट वर द फिगर्स एग्जैक्टली? Yeah, so drawdown, most of it I faced in my stocks portfolio. अच्छा. It was around 23-24% के आसपास मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया था. म्यूचुअल फंड में उतना डाउन नहीं हुआ था. म्यूचुअल फंड वुड हैव बीन डाउन बाय इंक्लूडिंग डेट एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर, इट माइट हैव बीन डाउन बाय अबाउट 6% or something. 6%. ओके. हाँ. तो जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, वो कौन से फंड्स होते हैं जहाँ इन्वेस्ट करना रिलेटिवली सेफ हो सकता है? तो एक बार क्रैश हो गया तो फिर यू कैन इन्वेस्ट इट इन एनी ग्रोथ फंड दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज वो एक बार क्रैश हो गया तो वापस वो ऊपर आता ही है. द रिकवरी डेफिनेटली हैपन्स, सो इट बिकम्स ईजियर. जब क्रैश हो रहा होता है ना, तो देन यू शुड, आई मीन द वन दैट जो सबसे ज़्यादा पिटता है वो आपका अल्फा और मोमेंटम पिटता है, especially the index funds. And there's a reason for that, because index funds, they can't stop investment. हाँ. बट आपके जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है ना, वो स्टॉप करते हैं. लाइक आज भी अगर आप कुछ फंड्स को देखेंगे, उनके पास आज भी कैश 15-20% का कैश में पड़ा हुआ है. दे हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट मनी.
when I had started, I told you April 2021, I made that investment in that Nifty 200 Momentum 30. It was at an NAV of, if I'm not wrong, it was around 10 rupees. September 2024, it was at 25 rupees. Oh. So 150% growth in barely 3.5 years, which is a great number. And then from 25 rupees, it went down to 18 rupees in this crash. So momentum बहुत पिटा था. During the crash, it was down by like some 32-33%. Actually, 1/3 was gone. But now it's again back. It's coming back. एंड अगर आपको आज इन्वेस्टिंग शुरू करनी होती एंड यू वांट टू क्रिएट अ रोड मैप टिल 10 CR, लेट्स से आपको 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, Right. तो अभी आप क्या डिफरेंटली करते हैं? I would have invested more in equity. ओके. I started with a lot more debt. मैं डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर बना के रखता अपने 60-65 फंड्स डेफिनेटली नहीं खरीदता. आई वुड हैव डन मच बेटर जॉब ऑफ इट. एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रखता बिटवीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स. बिकॉज स्टॉक्स क्या करता है, स्टॉक्स बिकम्स माई एडवेंचर पोर्टफोलियो बेसिकली. तो आज भी मैं जो स्टॉक्स पिक करता हूँ अपने लिए, मेरा एक ही थॉट होता है दैट क्या ये बिजनेस, क्या ये कंपनी अगले 10 साल में 10 गुना हो सकता है कि नहीं. एंड हाउ डू आई डिफाइन 10 गुना हो सकता है कि नहीं? नॉट विद द स्टॉक प्राइस. आई डिफाइन इट कि उसका जो प्रॉफिट्स है, कैन दैट ग्रो बाय 25.9% every year or not on an average. Why is it 25.9%? हाँ. Because 1 rupee becomes 10 rupees in 10 years at a compounding rate of 25.9%. ओ, ये पूरी मैथ आप कर चुके हो. So other than this, काफ़ी लोगों का इनकम बढ़ रहा है. You should add more capital. कितने परसेंटेज से स्टेप अप करना चाहिए? Normally I try and target कि 5 से 10 हज़ार रुपये एवरी ईयर मैं बढ़ा पाऊँ करके. मैं परसेंटेज नहीं करता, मतलब समवेयर आई एम एबल टू फिगर आउट. एक्चुअली क्या है ना अरुणिमा, एक बार आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा ना, और आपको पोर्टफोलियो में रोज़ वो पैसा बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो एक अंदर से ही एक जोश आता है. नेचुरली आप करते रहोगे. नेचुरली आप करते हो. एंड SIP टर्म्स में कौन से फंड्स में आप डालते एंड कितना अमाउंट होना चाहिए? मैं जनरली इक्वल वेटिंग करता हूँ. सो करंटली मेरा SIP में अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास जाता है एवरी मंथ. आई टोल्ड यू मेरा सेविंग्स रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई नाउ. पहले पेट्रोल में भी खर्चा हो जाता था, ऑफिस जाता था, अब तो वो भी नहीं. एवरीथिंग ऑपरेट्स फ्रॉम द हाउस एंड इट गोज इनटू 10 SIPs. सो सब में 20-20 हज़ार रुपये डालता हूँ. ओके, तो दैट वुड equal प्रॉब्ली weighting. कंटिन्यू. हाँ, दैट विल कंटिन्यू. Got it. ये थॉट मेरे दिमाग में अब सीमेंट हो गया कि वी डोंट नीड द हॉटेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स. फोमो में आके इन्वेस्ट नहीं करना है. आपका मेन फोकस अरुणिमा हैज़ टू बी दैट यू लीड अ पीसफुल लाइफ वेयर आपको जो मन करता है आप कर रहे हो, एंड यू नॉट काइंड ऑफ मेकिंग मनी शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल फॉर यू. करेक्ट. सो आप जो भी करें, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कैन डू इट इन अ वे दैट मनी gives you more happiness, doesn't give you more stress. At least that's what I hope everyone will do. Amen. Thank you so much for your time, Shankar. This is extremely fun. No, I had good fun, Arunima. Thank you so much for inviting me. जैसे शंकर ने कहा, you don't always need the top performing fund. वैसे आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं, हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.